Hello everyone, good morning. Welcome to the Manolo classes in the session of Daily News Analysis. Today is 18th of Feb 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. कल जो है ट्यूसडे था और एलन मस्क ने अपना एक चैट बोट जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, को पायलट है ना, ऐसा ही अपना भी एक वर्जन उन्होंने लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ग्रॉक 3 मीन्स GROK। उसी सीरीज में ये थर्ड वर्जन है उसका, ठीक है। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये बाकी सबको बीट कर देगा। क्यों? इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो बाकी के अब तक के मार्केट में अवेलेबल चैटबॉट्स में है ही नहीं, ठीक है। अभी टाइम मिलेगा तो उस पर हम एक अलग से सेशन रिकॉर्ड करेंगे इसके क्रॉक पर, जो चैट जीपीटी वगैरह इन सबका एक कंपैरिजन प्रिपेयर कर लेंगे अपन, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर एक रिकॉर्ड सेशन जो है रखा जाए तो बताइएगा आप। तो अब हम चलते हैं आज के सेशन पर। सबसे बड़ी खबर तो अभी इस समय यह है, ज्ञानेश कुमार अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहले ये अभी तक के जो है इलेक्शन कमिश्नर थे, जो आप सबको पता होगा कि इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उसमें 3 मेंबर होते हैं, मींस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला करके 2 इलेक्शन कमिश्नर और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब ये जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना, राजीव कुमार की जगह लेंगे, ये उनको रिप्लेस करेंगे और ये बनेंगे अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये अभी बन भी नहीं पाए तब तक तो कंट्रोवर्सी भी आ गई है। कंट्रोवर्सी क्या है? जो अपोजिशन पार्टी है, स्पेशली राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको अपॉइंट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा सॉलिड रीजन तो नहीं दिया है। एक एक करके पॉइंट्स पर चलते हैं। ज्ञानेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अभी तक जो हमारे इलेक्शन कमीशन की बॉडी है वो 3 मेंबर्स की है। जिस कमेटी ने इनको अपॉइंट किया है, ठीक है, उस कमेटी के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली इस समय प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो कमेटी होती है अपॉइंटमेंट की, ठीक है, इसके लिए मींस अलग से एक लॉ लेकर के आया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई थी कि जो जितने भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स होंगे उसके लिए एक सेपरेट जो है एक्ट होगा। उस एक्ट के अकॉर्डिंग एक कमेटी होगी जो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करेगी कि भाई इस पर्सन को अपॉइंट किया जाना चाहिए। उसमें एक तो पीएम होंगे और एक होंगे होम मिनिस्टर, जो कि अभी अमित शाह हैं। एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। तो मींस जो लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टी होगी उसके लीडर होंगे। तो ये अभी कौन है? ये है मिस्टर राहुल गांधी, ठीक है। ये अभी इस समय उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन में है। तो इस कमेटी ने ज्ञानेश कुमार सर को अपॉइंट किया है क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये चार्ज लेने वाले हैं वेंसडे को, और वेंसडे कब है आप सबको पता ही है। सेम डे द सुप्रीम कोर्ट विल हियर अ चैलेंज। इस वजह से इसमें कंट्रोवर्सी है कि वेंसडे को ही तो ये चार्ज लेंगे और उसी दिन इस अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है, जो एक्ट गवर्नमेंट लेकर के आई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी होने वाली है कि ये इस तरीके का जो लॉ है वो ठीक है कि नहीं है। एक्चुअली में इश्यू क्या था? एक्चुअली में इश्यू ये था कि पहले जो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते थे, जो है गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर। बाद में इसमें कुछ पिटीशंस वगैरह आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व रहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट एक अलग से लॉ लेकर के आई, एक्ट लेकर के आई, और वहां उस लॉ में उन्होंने क्या रखा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके उन्होंने रखा केंद्र सरकार का कोई एक मंत्री होगा। मींस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस अपॉइंटमेंट में कौन कौन होना चाहिए, कि एक तो पीएम, एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, और एक होंगे सीजेआई। तो गवर्नमेंट, ये केवल डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की, कोई एक्ट नहीं था। और आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स वगैरह होते हैं, डायरेक्शन, वो एक लॉ की तरह काम करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? इस सब को प्रॉपर क्या किया? एक एक्ट लेकर के आए 2023 में,
और उस एक्ट में प्रॉपर पार्लियामेंट से पास करा करके बना दिया कि भाई पीएम होंगे और आपके एक मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होंगे, ठीक है, और एक होंगे थर्ड पर्सन होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, तो ये होंगे। अब कांग्रेस का कहना है कि भैया आपने सीजीआई की जगह पर होम मिनिस्टर को रख दिया, ये हमको गवारा नहीं है। इसी चीज को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में क्या है, हियरिंग है कि भैया ये एक्ट जो है वो जो है इनवैलिड होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करे ना करे। अच्छा, चार्ज जब तक कि उनको मिल ही जाएगा कल, ठीक है। कांग्रेस का ऑब्जेक्शन मैंने आपको बता ही दिया क्या उनका ऑब्जेक्शन है। बैकग्राउंड क्या है ज्ञानेश कुमार जी का, तो ये 1988 के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट में कोऑपरेशन सेक्रेटरी रहे, रिटायर हो गए फिर उसके बाद, ठीक है। रिटायर होने के बाद इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था लास्ट ईयर 14 मार्च इन 2024 को, ठीक है। अब जो 3 मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में, है ना, उनमें से ये जो ज्ञानेश कुमार हैं ये सबसे ज्यादा सीनियर थे, मींस तीनों में सबसे सीनियर है अगर हम राजीव कुमार को हटा दिया जाए तो, क्योंकि 2 ही बचे उसमें, तो राजीव कुमार की जगह लेंगे कौन, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इसलिए उनको प्रमोट करके एक तरह से बना दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो कह रहे हैं एक्चुअल में हुआ था कि जिस कमेटी की मीटिंग होने वाली थी तो राहुल गांधी को इनवाइट किया गया था, ये गए थे, अपना रिटर्न में उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था, उसके बाद इसमें जो है अपॉइंटमेंट वगैरह हो गया, राहुल गांधी को उससे संतुष्टि नहीं है तो ये सब हियरिंग वगैरह आगे चलने वाली है, क्या इस पर रिजल्ट आने वाला है वो अपन बाद में देख लेंगे। ये जो अपॉइंटमेंट है इट मींस जो एक्ट आया था 2023 का एक एक्ट आया था उसके इम्प्लीमेंटेशन में आने के बाद ये पहला अपॉइंटमेंट है, दिस इज द फर्स्ट टाइम CEC has been appointed under the Chief Election Commissioner and other Election Commissioner Appointment Conditions of Service and Terms of Office Act 2023। जब से ये एक्ट आया है, इस एक्ट के आने के बाद फर्स्ट टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है इस लॉ के अकॉर्डिंग। इट मींस पहली बार इसका यूज हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भाई इसके अगेंस्ट में अपील भी पहुंच चुकी है। प्रायर टू दिस लॉ प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर्स बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस। तो पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, गवर्नमेंट रिकमेंड कर देती थी, ठीक है। इसका लीगल कंटेक्स्ट क्या है, न्यू लॉ फॉलोड अ मार्च 2023 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट मैंडेटेड सिलेक्शन पैनल विद प्राइम मिनिस्टर, LOP एंड CGI, जो भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था भाई प्राइम मिनिस्टर को रख लो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रख लो और CGI को खुद हमको रखो, जुडिशरी से जो है CGI को रखो। लेकिन गवर्नमेंट बाद में ये लॉ जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था अलग से लॉ लेकर के आई, CGI को हटा करके जो है एक मंत्री को उसमें रख दिया इन्होंने, ठीक है। राजीव कुमार का फेयरवेल उन्होंने कह दिया है, राजीव कुमार का फेयरवेल स्पीच उन्होंने बोल दिया और उन्होंने कहा है कि भाई देखो हमें वोटर्स की संख्या इंक्रीज करनी होगी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए आना चाहिए। और एक बड़ी बात वो कह करके गए हैं कि जो NRI हैं कैसे भी करके उनको भी हमें अपने वोटिंग सिस्टम में लाना होगा, मींस सिटीजन तो वो इंडिया के हैं, उनके पास वोटिंग राइट है ही, अब वो अगर बाहर कहीं पर रह रहे हैं तो उनको वोट करने के लिए हमें अधिकार देना चाहिए, उसके लिए कोई सिस्टम बनाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने जो इंपॉर्टेंट कही वो ये कही कि भैया एक सिस्टम और लेकर के आना पड़ेगा हमको कि जो फर्जी वोट डलती हैं, जो इम्पर्सोनेशन होता है कि जैसे कोई एक्स नाम का पर्सन है, इनकी वाइफ है कोई, ठीक है, ये अपना वोट डाल करके चली गई और कोई दूसरा पर्सन आई, कोई महिला आई बुर्का पहन करके, ठीक है, चेहरा तो आप देख नहीं सकते हैं, या घूंघट लगा करके साड़ी पहन करके आती हैं, तो कोई किसी का भी वोट डाल करके चला जाता, अभी तक ये सिस्टम है, ठीक है। तो जो राजीव कुमार सर हैं जो अभी तक के CEC, उन्होंने ये कहा है कि वहां पर लेकर के आओ थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट लेकर के आओ। इट मींस वहां पर जो पोल बूथ होता है उस पर गवर्नमेंट के पास पहले से ही डेटा हो कि ये भैया हमारा ID कार्ड है, और उस ID कार्ड के साथ में जब आप वहां पे थंब इम्प्रेशन करें तो आपका मैच हो जाए कि आप वही पर्सन हैं। अदरवाइज होता क्या है, देखो प्रैक्टिकल चीजें आपको बता रहा हूं कि कोई मान लो Y नाम का पर्सन है, उसकी आज से अभी 6 महीने पहले ही डेथ हुई है, ठीक है, तो ये तो इसकी डेथ हो गई, इसकी जगह कोई और आदमी आकर के
ए नाम का पर्सन वोट कर जाएगा, है ना, तो जो मरे हुए लोग हैं वो भी वोट कर जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है। जैसे, और ये आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने तो इलेक्शन में ड्यूटी की है तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझता हूं। सपोज करो ये कोई ए नाम की महिला है, इसकी ये लड़की है, इसकी शादी हो गई, ये अपने ससुराल चली गई, ठीक है, तो ये तो वोट डालने नहीं आई, ससुराल कहीं दूर है, लेकिन इसका वोट इसके घर परिवार से कोई दूसरा, कोई पार्टी का रिश्तेदार वगैरह उस मैटर से निकाल करके वोट कर जाएगा, तो इसका भी वोट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है अभी भी प्रैक्टिकली कई सारे मैटर्स में। हालांकि इस पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है जब से आधार कार्ड और वोटर कार्ड दोनों की रिक्वायरमेंट हुई है। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है डीडॉस। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। ये अब वर्ल्ड के लिए साइबर अटैक की दुनिया में एक नया समस्या बनकर के तैयार हो गया है। और जो साइबर स्पेस से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो एजेंसीज हैं, उनकी नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने जो इस तरह से अटैक करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है पूरा पहले हम उसको देख लेते हैं। हुआ ये था कि कावेरी 2.0 नाम का एक सिस्टम था कर्नाटका गवर्नमेंट का, जिस पर गवर्नमेंट के यहाँ जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन का सारा काम इस पर होता था। रिसेंटली इसमें क्या हुआ कि इसका जो सिस्टम था, कावेरी जो पोर्टल था, वेबसाइट थी, वो कई बार डिसरप्ट हुई, ठीक है, मींस पूरा सिस्टम उनका क्रैश कर गया। तो इसका कॉज अभी पता कहां से चला? जब इसके लिए एफआईआर वगैरह की गई तो एजेंसीज ने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, उससे पता चला कि ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि सिस्टम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मींस गवर्नमेंट को या उनके जो ऑपरेशन को हेड करते हैं, इन चीजों को देखते हैं अपने पोर्टल को, उनको लग रहा था कि कावेरी 2.0 में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी वजह से वेबसाइट क्रैश कर जाती है, सिस्टम क्रैश कर जाता है, हैंग हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा आइडिया हुआ, इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो पता चला कि देयर वाज नो टेक्निकल फॉल्ट इन द वेबसाइट और इन द सिस्टम ऑफ द वेबसाइट ऑफ दैट पोर्टल, बट द एक्चुअल कॉज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये एक्चुअल में मामला था, तो ये बाद में पता चला। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है साइबर वर्ल्ड की दुनिया में। अब कंप्लेन रजिस्टर हुई, जो इंस्पेक्टर जनरल थे उन्होंने जो है केस रजिस्टर करवाया, एफआईआर रजिस्टर करवाई, तो उसके बाद में इंक्वायरी वगैरह इसमें चल रही है। अब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, डीडॉस है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड ये जो अटैक होते हैं ये है क्या। आप इसमें देखो, आप ये कोई एक वेबसाइट है ना। अब होगा क्या, इस वेबसाइट पर यदि आप कहीं बैठ करके एक अटैक कर रहे हैं, इस पर कोई वायरस भेज रहे हैं, इसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जहां से बैठ करके काम कर रहे हैं वहां का एक आईपी एड्रेस होगा। तो पुलिस एजेंसी आपको सर्च कर लेंगी कि इस पर जो अटैक हुआ था वो इस आईपी एड्रेस से हुआ था, तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो डीडॉस वाला जो सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि इतनी सारी जगह से उस पर अटैक किया जाता है कि उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इट मींस एक जगह से अगर आप अटैक करोगे तो आपका आईपी एड्रेस के हेल्प से पुलिस एजेंसीज आपको ट्रेस कर लेंगी, लोकेशन पता लगा लेंगे कहां से अटैक हुआ था। लेकिन जब इतनी सारी जगह से उसको जो है चेंज करके अगर किया जाएगा, फेक आईपी एड्रेस वगैरह जनरेट करके सिस्टम बना करके करेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये सिस्टम कहां से हुआ था। और जो अटैक होता है, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी समझना कि अगर साइबर अटैक हुआ है तो पहले तो वो अटैक जैसा दिखना चाहिए, है ना। लेकिन ये डीडॉस का सिस्टम है, वो इस तरह से अटैक किया जाता है कि वो वेबसाइट पर, उस सर्वर पर, उस नेटवर्क पर अटैक जैसा लगता ही नहीं है। वो ये लगता है कि देयर इज एनी टेक्निकल डिफॉल्ट इन द सिस्टम इटसेल्फ, वैसा लगता ही नहीं है। तो एजेंसी जो होती हैं वो कभी इंक्वायरी करने की तरफ उनका माइंड ही नहीं जाता कि यार इस पर इंक्वायरी करें। उनको लगता है कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस वजह से वेबसाइट हैंग हो गई है, या सर्वर हमारा क्रैश कर गया है, या नेटवर्क हमारा क्रैश कर गया है। तो जब मन में ये आइडिया ही नहीं आएगा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो कभी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं। जो डीडॉस अटैक्स होते हैं इज अ malicious attempt to disrupt the normal functioning of a targeted server। वो टारगेट किसी सर्वर को कर सकते हैं,
किसी सर्वर को कर सकते हैं, किसी नेटवर्क को कर सकते हैं। कैसे करते हैं? बाय ओवरवेलमिंग इट विद एक्सेसिव इंटरनेट ट्रैफिक। आपने एक वर्ड सुना होगा बैंडविड्थ, ठीक है। मींस भाई ये एक केबल है, इसमें से आप मींस 1000 गीगाबाइट या इतना जो डेटा केबल एक साथ में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये उसकी बैंडविड्थ है। ये जो डीडोस के अटैक होते हैं, ये क्या करेंगे? चैटबॉट के थ्रू, वायरस के थ्रू इस पर इतना सारा ट्रैफिक भेज देंगे अचानक से कि ये इसकी जो बैंडविड्थ है वो फिल हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो डेटा का ट्रांसफर, फंक्शनिंग उसकी ब्लॉक हो जाएगी। तो देखने में कैसा लगेगा कि भाई एक साथ बहुत सारे यूजर्स ने इसको यूज कर लिया, इसलिए हमारा सिस्टम हैक हो गया, हैंग हो गया, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा। जबकि हुआ एक्चुअली में क्या कि फेक अकाउंट से, फेक ईमेल आईडी से, है ना, वो क्या करेंगे? इस पर अटैक करेंगे, उसमें डिफरेंट चैटबॉट्स का वो यूज करेंगे। तो ये अचानक से क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। गवर्नमेंट एजेंसी सोचती रहेंगी कि भाई बहुत सारे यूजर्स अचानक से इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए हैंग हो गए। एक एग्जांपल आपके सामने में ले लेता हूं। जैसे होता क्या है जनरली, यूपीपीएससी है ना, या यूपीएससी या राजस्थान पीसीएस या एसएससी है ना, इनके एग्जाम्स होते हैं। जैसे एनटीए की वेबसाइट, ये वेबसाइट कई बार हैंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाख्स ऑफ स्टूडेंट, करोड़ों ऑफ स्टूडेंट एक साथ उस पर फॉर्म फिल करते हैं, या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले टाइम पर, या कुछ एडिट करने वाले टाइम पर, तो उनके सर्वर हैंग हो जाते हैं। तो वो तो एक जेन्युइन रीजन है कि भाई वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक हैंडल नहीं हो पाया, क्योंकि लाखों लोगों ने एक साथ उस पर एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, वेबसाइट हैंग हो गई। ये एवरी ईयर होता है, ठीक है। फिर एजेंसीज क्या करती हैं, चाहे वो एनटीए हो, यूपीपीसीएस हो, इधर इस बार यूपीएससी ने भी डेट को एक्सटेंड किया है, अभी प्री के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो क्या करती हैं? डेट को एक्सटेंड कर देती है। भाई ठीक है, सिस्टम में ग्लिच था, आप और 10 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए अपने फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर तो ऐसा जेन्युइन रीजन है। लेकिन यहां पर क्या होता है? सब कुछ फेक होता है, लोग होते ही नहीं है, वो चैटबॉट होती है, वो वायरस होते हैं, वो सारे के सारे सिस्टम को क्या कर देते हैं, जो है हैंग करा देते हैं। अनलाइक अ डिनायल ऑफ सर्विस। अब इस वर्ड को समझ लीजिए, ये क्या है? जब एक साथ बहुत सारे यूजर किसी सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो सर्वर उस सर्विस को डिनाई कर देता है कि नहीं भाई अभी नहीं है, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। आपने कई बार ये मैसेज डिफरेंट फॉर्मेट में देखा होगा। वेबसाइट वगैरह को जब हम कई बार करते हैं तो वो कुछ नहीं आता, उस पर कैन नॉट बी रीच्ड नाउ ऐसे करके कुछ आ जाता है। तो वो जो वेबसाइट होती है, वो जो सर्वर होता है, वो डिनायल ऑफ सर्विस का मैसेज दे देता है, ठीक है। तो लेकिन हो क्या रहा है इस डीडॉस वाले सिस्टम में? एक साथ बहुत सारे यूजर उस पर अटैक नहीं कर रहे या एक्सेस नहीं कर रहे, जबकि चैटबॉट जो होते हैं, बोटनेट होते हैं, वो उस पर अटैक कर रहे हैं, बहुत सारी डिमांड्स एक साथ उस पर भेज दे रहे हैं, तो सिस्टम क्या कर जा रहा है? हैंग कर जा रहा है। अब जिस समय पर वो सिस्टम हैंग हुआ, ये उसी समय पर इनकी दूसरी टीम होगी, वो क्या करेगी? उस वेबसाइट का कोई डेटा वगैरह उसको क्या कर लेगी? एक्सेस कर लेगी। मींस जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे वो तो सोच रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट हैंग हो गई, एक तरफ वेबसाइट को उन्होंने हैंग कर दिया और उसी सेम टाइम पर आपके पूरे डेटा वगैरह को सबको एक्सेस कर लेंगे, उसकी सबकी चोरी कर लेंगे। तो ये इनकी मेथोडोलॉजी होती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, जब डीडॉस के अटैक होते हैं? तो पहला, सैचुरेट बैंडविड्थ एंड एक्सप्लॉइट नेटवर्क प्रोटोकॉल वीकनेस। उसको एकदम बुरी तरह से बैंडविड्थ को फुल कर देंगे, इतनी सारी डिमांड भेज करके। फिर उसकी जो प्रोटोकॉल होती है, जो नियम, रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, उनको फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। कहीं ना कहीं तो कोई लूप होल इनको मिल ही जाता है। कॉज सर्विस डाउन टाइम्स, वेबसाइट हैंग हो जाएगी। डिसरप्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस होंगे नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, फॉर्म फिल नहीं होगा, है ना, पेमेंट नहीं होगा, पोटेंशियली रिजल्ट इन रेवेन्यू लॉस, और गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो जाता है। सर्व एज ए डिस्ट्रैक्शन व्हाइल अदर साइबर अटैक्स लाइक डेटा ब्रीच may be executed। दिमाग लगा दिया, ध्यान पहुंचा दिया उसका, नेटवर्क के जो इंचार्ज होते हैं कि हमारी वेबसाइट लो हो गई, उस पर सोच रहे हैं, उतनी देर में डेटा ये सारा का सारा एक्सेस करके उसको पार कर लेंगे और डेटा ब्रीच वहां से हो जाएगा। तो प्राइवेसी वगैरह है वो सब एक्सेस कर लेते हैं वहां से। नेक्स्ट, डैमेज द रेपुटेशन। अब अगर किसी वेबसाइट पर बार बार वो वेबसाइट हैंग हो रही हो, तो आपके मन में क्या जाएगा? अरे वेबसाइट ही बेकार है यार। जैसे पेटीएम,
बार बार अगर हैंग होना दिख जाए, फोन पे बार बार हैंग होने लग जाए, आप क्या करोगे? कोई दूसरा ऑप्शन तलाशोगे। वैसा ही इन सिस्टम्स में भी किया जाता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जो कंपटीटर होते हैं वही ऐसा करवा देते हैं। ठीक है, चलिए। इम्पैक्ट ऑफ द डीडोस अटैक ऑन कावेरी। तो कावेरी जो सिस्टम था प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह का, वो पूरी तरह हैंग हो गया था। उसमें से बहुत सारा डेटा वगैरह पर भी बात आई थी कि डेटा ब्रीच हो गया है। इसमें देखो क्या हुआ था कि इन्होंने 62 ईमेल अकाउंट यूज किए, 14 आईपी एड्रेसेस को यूज किए, तब जाकर के इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में अटैक्स को किया था। तो किसी एक जगह से पता ही नहीं लगा पाए। जनवरी 25 में फिर से अटैक हुए, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट वगैरह बहुत कुछ इन्होंने अपनी तरफ से बना लिए। 8 टाइम्स हायर देन डिमांड वहां पर आई थी। मींस पहले जहां पर रजिस्ट्रेशन की डिमांड मान लो 100 पीपल करते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जब कराने जाते, तो उसमें कितना 8 टाइम्स ज्यादा, 800 एकदम से डिमांड आ गई, तो सिस्टम क्रैश इनका कर गया। 6.2 लाख रिक्वेस्ट एक साथ आई इनकी 2 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, फिर भी इनके जो सिस्टम के जो मैनेजर्स हैं, इंचार्ज हैं, वो समझ नहीं पाए कि यार अभी तक इतने साल में ये बनाया गया है, हमें तब से एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्ट तो नहीं आई हमारे पास में। वो फिर भी ये सोच रहे थे कि हो सकता है बहुत सारे लोग एक साथ रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। ठीक है, तो उसमें वो गुमराह हो गए। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, अब भाई इसकी हमारे पास सॉल्यूशन क्या है भैया? पहला बात तो है ट्रैफिक फिल्टरिंग। सारी की सारी वेबसाइट में, नेटवर्क्स में आप एक नेटवर्क फिल्टर लगाओ जिसमें वो रिक्वेस्ट को फिल्टर कर सके कि इतने से ज्यादा रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा एक सिस्टम लगा हो। क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि वो 100 रिक्वेस्ट पर आवर हैंडल कर सकता है, वहां पर 2 लाख 3 लाख रिक्वेस्ट आ रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो क्या कर दें? फिल्टर लगा दें, इससे ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी उसको रोक दिया जाएगा। मॉनिटरिंग टूल लगाओ ऐसे, जिससे पता चले कि ये ह्यूमन बिहेवियर है या चैटबॉट के थ्रू आ रहा है, वो सब लगाओ। रेट लिमिटिंग लगाओ कि अचानक से अगर रिक्वेस्ट का रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको रोका जा सके। बोट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी लगाओ, जैसे कि कैप्चा होता है। कैप्चा को ये बोट जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते, और कैप्चा बोट को डिटेक्ट कर लेता है। एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं क्या होता है कैप्चा, आपने सबने देखा होगा। ठीक है, देखो कई बार ऐसा आता है ना। अब उसमें क्या दे दिया, इस पिक्चर में आप सिलेक्ट करो कि रोड कहां कहां पे है, आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है। चैटबॉट ये काम नहीं कर पाएगा, तो इट मींस आप कहीं से भी कोई बैठ करके लाखों जो रिक्वेस्ट है वो नहीं कर पाएगा। ऐसी सिस्टम भी हमको लगाने होंगे सारी की सारी वेबसाइट में जो गवर्नमेंट की है। सिक्योरिटी ऑडिट करवाओ, टाइम टू टाइम चेक करवाओ भैया एक्सपर्ट से कि उसमें कोई लूप होल तो नहीं है। कोलैबोरेशन, अदर एजेंसीज, कंपनीज, एक्सपर्ट्स, उन सबके साथ में कोलैबोरेशन करो, चेक करो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, जो है उनको एक्सेस करो, जिससे पता चले कि यार उनके साथ ऐसा हुआ था, कहीं हमारे साथ में भी ऐसा ना हो जाए, उसकी पहले से प्रिपरेशन रखो। यूजर एजुकेशन, जो यूजर्स हैं, यूज करते हैं उन सारी चीजों को, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें हमारी सॉल्व होंगी। नोटेबल, अब देखो मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी लेकर के आया हूँ, जिसको हम ट्विटर कहते हैं। ठीक है, पहले कहते थे, अब उसको एक्स कहते हैं। अगस्त 2024 में इस पर भी ऐसा ही डीडोस वाला अटैक हुआ था। ठीक है, और उसको हैंग कर दिया था। तो लगा था कि अरे यार एक साथ इतने सारे लोग जो है ट्विटर पर आ गए, नहीं, वो सब क्या था, एक डीडोस अटैक था। एक सिस्टम है गिटहब, है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। इसको भी ऐसे ही करके डीडोस अटैक करके इसको भी हैंग कर दिया गया था, हैक कर लिया गया था, और इसके पूरे सिस्टम को क्रैश करा दिया था। बड़ी बदनामी हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जिसने विंडो बनाया, इतना बड़ा सिस्टम चलाती है, इनके पास में इन चीजों को हैंडल करने का कुछ है ही नहीं। तो डीडोस क्या है? कंक्लूजन में हम बात करें, अटैक फ्लड्स, एकदम बाढ़, एकदम फ्लड लेकर के आता है एक्सेसिव ट्रैफिक का, और पूरे नॉर्मल ऑपरेशंस को ये डिस्टर्ब कर देता है, और उसके बैकग्राउंड में जो अटैकर्स होते हैं बहुत सारी चीजों को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। तो डीडोस वाला कर लिया, एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया। एक आपको शॉर्ट में मैंने बताया था कि नया जो लॉन्च हुआ है ग्रॉक 3, उसको भी हमने डिस्कस किया था। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन विद मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।